मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में पूरे पाठ को हम पढ़ चुके हैं, पूरे पाठ को हम समझ चुके हैं। पाठ में हमने देखा लेखिका हेलेन केलर कितने अच्छे तरीके से वस्तुओं को देख पाती है, उनको महसूस कर पाती है, हालांकि उनकी आंखें नहीं हैं। और वो कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आंखें होती है, लेकिन आंखें होते हुए भी वो देख कर भी इतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, इतने अच्छे तरीके से महसूस नहीं कर पाते। जो देखकर भी नहीं देखते पाठ से हमने सीखा कि ईश्वर का दिया हुआ जो आशीर्वाद हमें मिला है, हमें एक अच्छा शरीर मिला है, स्वस्थ शरीर मिला है जिसके सभी अंग अच्छे तरीके से काम करते हैं, हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम इतने अच्छे शरीर के साथ पैदा हुए हैं। कई बार हम उनका धन्यवाद देना भूल जाते हैं, जो चीज़ हमारे पास होती है उसकी कद्र करना भूल जाते हैं, जो नहीं होती है उसके पीछे हम भागते रहते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेखिका हेलेन केलर दृष्टि के आशीर्वाद को सबसे बड़ा आशीर्वाद मानती है। उनका मानना है कि जो व्यक्ति इस खूबसूरत दुनिया को देख सकता है वो कितना भाग्यशाली है, उसे किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। लेखिका साथ में ये भी बताना चाहती है कि मैं चीज़ों को महसूस करके, उनको छू कर कितने अच्छे तरीके से समझ पाती हूँ। अगर मैं इनको देख पाती तो मुझे और कितने ज़्यादा आनंद की अनुभूति होती। इनको महसूस करके, छू के मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। काश मेरी भी आंखें होती तो मैं कितना और अधिक अच्छे तरीके से इनकी खूबसूरती को महसूस कर पाती। आइए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है निबंध से। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलेन केलर को ऐसा क्यों लगता था? हेलेन केलर हमेशा अपने दोस्तों की परीक्षा लेने के लिए उनसे सवाल पूछती थी जब भी वो कहीं घूमने जाते थे कि आपने वहाँ पर क्या देखा, और उनके दोस्तों का हमेशा ही जवाब होता था कुछ खास नहीं देखा। इसीलिए हेलेन केलर कहना चाहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर भी नहीं देखते हैं, इतने अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। हेलेन केलर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो लोग किसी चीज़ को निरंतर देखने के आदी हो जाते हैं, बार बार हमें चीज़ों को देखने की आदत हो जाती है, वे उनकी तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। जैसे कि अपने घर को हम बार बार देखते हैं, हर रोज़ हम अपने घर में रहते हैं तो हम इसको इतने ध्यान से नहीं देखते हैं, लेकिन किसी नई जगह पर हम जाते हैं तो उसको बड़े ध्यान से हम देखते हैं, क्योंकि पहले वो चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी है। इसीलिए निरंतर बार बार लगातार एक ही चीज़ को देखने की वजह से हमें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। इसीलिए लोगों का ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा नहीं जाता। उनके मन में उस वस्तु के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती। ईश्वर की दी हुई देन का वे लाभ नहीं उठा सकते। हम पेड़ पौधों को देख सकते हैं, फूलों को देख सकते हैं, पत्तियों को देख सकते हैं, इसलिए हमें लगता है साधारण सी बात है। लेकिन जो व्यक्ति नहीं देख सकते उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है, जैसा कि हेलेन केलर के लिए कितनी बड़ी बात है। वो पेड़ों को पहचान लेती है, छू कर पहचान लेती है कि ये किसका पेड़ है। इसीलिए लेखिका कहती है कि जिन लोगों के पास आंखें होती है वो इतना कम देखते हैं, देखकर भी अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। आइए हमारा दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? लेखिका ने प्रकृति का जादू किसके लिए प्रयोग किया है? लेखिका जब जंगल में जाती है, पेड़ों को छूकर महसूस करती है, पत्तियों को महसूस करती है तो उसको लगता है प्रकृति में कितना जादू है। प्रकृति एक जादूगर की तरह है जो कितनी सुंदर दिखाई देती है। आसपास का वातावरण इतना सुंदर होता है कि उसको देखकर ही हमें यकीन नहीं होता कि इतनी सुंदर प्रकृति भी हो सकती है। जैसे कोई जादूगर कोई जादू दिखाता है तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि उसने ये जादू कैसे किया है। कुछ कुछ ऐसा ही लेखिका को भी लगता है। प्रकृति का जादू वह है जो प्रकृति के रूप में हमेशा कुछ न कुछ परिवर्तन करता है। प्रकृति अपने रूप में आकर्षण से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और वही उसका सबसे बड़ा जादू है। मौसम के हिसाब से प्रकृति में कितना परिवर्तन आ जाता है, कितना बदलाव आ जाता है। अलग अलग वृक्षों की अलग अलग घुमावदार बनावट होती है, उनकी छाल और पत्तियां अलग अलग होती हैं, फूल खिलते हैं, कलियों की पंखुड़ियों की मखमली सतह होती है, बागों में पेड़ों पर पक्षी गाते हैं, कलकल करते हुए बहते झरने दिखाई देते हैं, कहीं पर कालीन की तरह फैले हुए घास के हरे हरे मैदान दिखाई देते हैं। और इन सभी को प्रकृति का जादू कहा गया है। प्रकृति में इतनी सुंदरता होती है कि उसको देखकर इंसान आश्चर्यचकित हो जाता है। ऐसे लगता है चारों तरफ किसी जादूगर ने जादू बिखेर दिया है, सुंदरता का जादू बिखेर दिया है। इसीलिए प्रकृति का जादू प्रकृति की सुंदरता को कहा गया है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलेन की मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलेन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? हेलेन जब अपने मित्र से पूछती है, जो कि कहीं घूमने गई थी, तो पूछती है कि आपने वहाँ पर क्या देखा, तो उनका उत्तर था, उनका जवाब था कुछ खास तो नहीं।
और ये बात सुनकर हेलेन को कभी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल उन्होंने अपने दोस्तों से पूछे हैं और उनके दोस्तों से इसी तरह के जवाब उनको मिलते हैं। क्योंकि लेखिका जानती है कि जिनकी आंखें होती हैं उनको इस तरह के प्राकृतिक सुंदर नज़ारे देखने को मिलते रहते हैं, इसलिए उनको इतनी उसकी कद्र नहीं होती है, इतनी सुंदरता वो महसूस नहीं करते हैं जितनी कि हेलेन कर सकती है। प्रकृति में चारों ओर देखने और समझने की बहुत सी चीजें हैं, फिर भी उनकी मित्र कह रही है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा। लेखिका का मानना है कि वे कुछ भी देखना ही नहीं चाहती। वे उन चीजों की चाह जरूर करती हैं जो उनके आसपास नहीं है, बल्कि जो उनके सामने है। प्रकृति के इतने सुंदर नज़ारे उनके सामने है, वो उनको देखना ही नहीं चाहती, उनकी कद्र नहीं करती है। इसलिए लेखिका को उनके जवाब पर कोई आश्चर्य नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, हेलेन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर लिखो। पाठ में आपने पढ़ा है कि हेलेन किन किन को पहचान लेती है, उन्हीं के बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। हमारे पाठ में हमने पढ़ा है हेलेन केलर प्रकृति की अनेक चीज़ें जैसे भोजपत्र, पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल, नई नई टहनियाँ, कलियाँ, फूलों की पंखुड़ियाँ, उनकी बनावट को छूकर और सूंघकर पहचान लेती थी। हमारा अगला प्रश्न है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? लेखिका का मानना है कि आंखों का आशीर्वाद, दृष्टि का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। हमारी आंखें अनमोल होती हैं। संसार की सारी खूबसूरती आंखों से महसूस की जा सकती है, आंखों से देखी जा सकती है। जीवन के सभी रंग आंखों से महसूस किए जा सकते हैं, जीवन को रंगीन बनाया जा सकता है। अतः ये जिंदगी की बहुत बड़ी देन है। इस नियामत से जिंदगी को रंगीन और खुशहाल बनाया जा सकता है और अपने सारे दुखों को भुलाया जा सकता है, क्योंकि प्रकृति में अजीब सा जादू होता है। अपनी आंखों से जब हम प्रकृति की सुंदरता को देखते हैं, अपने आसपास की वस्तुओं को अच्छे से महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन को और अधिक खुशहाल और अधिक रंगीन बना सकते हैं। कहा जाता है आंखें नहीं होती है तो अंधेरा छा जाता है, इसीलिए कहा गया है सारे रंग आंखों से ही होते हैं। दुनिया तब तक है जब तक हमारे पास आंखें हैं, लेकिन जिनकी आंखें नहीं होती हैं वो अपनी आंखों से तो नहीं देख पाते, लेकिन मन की आंखों से वो काफ़ी चीज़ें महसूस कर पाते हैं और हमसे बेहतर तरीके से देख पाते हैं, जैसा कि हेलेन केलर कर पाती हैं। उनकी आंखें नहीं हैं, वो सुन नहीं पाती हैं, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो देख पाती हैं, समझ पाती हैं। और उन्होंने कितनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने भ्रमण किया है और कितने सारे लोगों की उन्होंने मदद की है। कुछ प्रश्न हमारे निबंध से आगे भी दिए गए हैं, आइए इनको भी पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। जब आप स्कूल से घर जाते हैं या फिर घर से कहीं और जगह पर जाते हैं तो सिर्फ देखना नहीं है, बारीकी से देखना है और महसूस करना है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने सड़क पे चलते हुए छोटी छोटी चींटियों को देखा है, या फिर आपने कुछ ऐसी वस्तुएं देखी हैं जो आप वैसे ही हर रोज़ जाते हुए नहीं देखते हैं, लेकिन बारीकी से देखने की वजह से आपने नोटिस की हो? तो इस तरह की सारी बातें आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, आप इससे पढ़ सकते हैं और इससे अनुमान लगा सकते हैं। आज जब मैं अपने घर से विद्यालय के लिए निकला तो चौराहे पर कुछ लोगों की भीड़ देखी। वे लोग हाथों में समाचार पत्र लिए हुए और किसी गंभीर मसले पर चर्चा कर रहे थे। इतने में मेरी स्कूल बस आ गई। थोड़ी आगे चलकर स्कूल बस भीड़ पर जाम में फंस गई। आगे जाने पर पता चला दुर्घटना हो गई है। एक वाहन उल्टा पड़ा था। वहां का दृश्य देखकर मन दुखी हो गया। लगभग 15 मिनट बाद मैं विद्यालय पहुंचा। इसके बाद प्रार्थना में शामिल हुआ, फिर कक्षा में गया। उसके बाद धीरे धीरे शांति का वातावरण छाया। ये एक प्रकार का अनुभव लिखा गया है। आप अपने अनुभव इस प्रश्न के उत्तर में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। आगे वाला व्यक्ति आपसे क्या बात कर रहा है आप नहीं सुन पाते हैं, तो इस प्रकार से कैसा आप महसूस करेंगे? जब हम बात सुनते हैं तभी हम उसका जवाब देते हैं, और बात सुनने के बाद, समझने के बाद हम अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। अगर आपको सुनाई ही नहीं देगा, किसी की बात आपको समझ में नहीं आएगी, तो आपको कैसा महसूस होगा?
कान से नहीं सुन पाने की वजह से पूरी दुनिया बड़ी अजीब लगती है, बड़ी विचित्र लगती है। आंखें तो सब कुछ देखती हैं, पर जब उन क्रियाकलापों की आवाज़ नहीं सुन पाते तब ऐसा लगता है मानो बंद कानों से हम कोई मूक फिल्म देख रहे हैं। मूक फिल्म क्या होती है? जिसमें आवाज़ नहीं होती। मान लीजिए आपका टीवी चल रहा है और टीवी की वॉल्यूम आप बिल्कुल कम कर देते हैं, आपको डायलॉग सुनाई नहीं देते, तो आपको कैसा लगेगा? न सुनने के कारण व्यक्ति दूसरों से अपने विचारों का आदान प्रदान सही रूप में नहीं कर पाता है। जब तक हम दूसरों की बात को सुन नहीं पाएंगे तब तक हम अच्छे से जवाब भी नहीं दे पाएंगे, उनकी बातों को समझ भी नहीं पाएंगे। तो बिना कानों की दुनिया बड़ी ही अजीब लग सकती है। लेकिन प्यारे बच्चों, कितने ही बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से ही नहीं सुन पाते हैं या बड़े होने के बाद कोई समस्या हो जाती है जिसके कारण उनकी सुनने की शक्ति नहीं रहती है। तो उनको कितना अजीब लगता होगा, कैसे वो अपनी बात को समझा पाते होंगे। इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? लिखो। मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसको दिखाई नहीं देता, या किसी ऐसे बच्चे से मिलते हैं, तो आप सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के बारे में किस तरह के प्रश्न उस व्यक्ति से, उस बच्चे से पूछेंगे? अपने प्रश्नों के बारे में सोचिए और अपने प्रश्न के उत्तर में लिखिए। आप कुछ इस तरह के प्रश्न उनसे पूछ सकते हैं। किसी भी ध्वनि को सुनकर वे कैसे अनुमान लगाते हैं कि ध्वनि किसकी है? आवाज़ कैसे पहचानते हैं? किसी भी चीज़ को चखकर वे क्या है और कैसा अनुभव करते हैं? क्या आप पक्षी की आवाज़ को सुनकर उसका नाम बता सकते हैं? ये कैसे संभव हो पाता है? क्या आप सूंघकर बता सकते हैं कि ये कौन सा फूल है? सूंघकर अच्छी बुरी चीज़ का अंदाज़ा किस हद तक लगाया जा सकता है? इस तरह के प्रश्न आप ऐसे व्यक्ति से पूछ सकते हैं और उनके ऐसे संसार के बारे में आप जानने की कोशिश कर सकते हैं जो बिना देखकर भी बड़े आसानी से चीज़ों को महसूस करके, चीज़ों को देखकर, चीज़ों को सूंघकर, चीज़ों को सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हम अपनी पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो: सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। आप इस प्रकार से अपनी तालिका बना सकते हैं। उसको 4 भागों में बांट सकते हैं: सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर। सुनने का कार्य क्या क्या होता है? कोयल का मधुर स्वर सुना जा सकता है, कोई की कर्कश आवाज़ सुनी जा सकती है, माँ की नाराज़गी भरी पुकार सुनी जा सकती है, गीत सुनकर गायक की पहचान करना। चखकर सेब या आम की मिठास को चखकर महसूस किया जा सकता है, अचार की खटास को, मिर्च का तीखापन, इमली का चटपटा स्वाद। इस तरह से हम चीज़ों को चखकर महसूस कर सकते हैं। सूंघने के लिए फूलों की सुगंध, पक रहे भोजन की गंध, गैस का रिसाव। छूकर बर्फ़ की ठंडक, आग की गर्मी, कपड़े के प्रकार की जानकारी, शरीर का तापमान। इस तरह से हम बिना देखे भी वस्तुओं के बारे में सुनकर, चखकर, सूंघकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। जिनके पास आंखें नहीं होती वो इसी प्रकार से सहायता लेते हैं, अपनी दूसरी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आगे भाषा की बात से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आइए इनको भी देखते हैं। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। स्पर्श यानी छूना। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है? चिकना स्पर्श, मुलायम, सख्त, चिपचिपा, खुरदरा, भुरभुरा। छूकर देखने पर आपको कौन सी वस्तु चिकनी लग सकती है, कौन सी मुलायम, कौन सी सख्त, कौन सी चिपचिपी, कौन सी खुरदरी और कौन सी भुरभुरी। इस तरह से आपने एक तालिका बनानी है। आप अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। चिकना क्या क्या होता है? तेल, घी, क्रीम, इनमें चिकनापन होता है। मुलायम रेशमी कपड़ा होता है। खुरदरा लकड़ी व छाल खुरदरे होते हैं। सख्त लोहा, पत्थर, लकड़ी। चिपचिपा गोंद होता है। भुरभुरा रेत भुरभुरा होता है। इस तरह से और भी शब्दों को आप यहाँ पर लिख सकते हैं जिसमें चिकनाहट हो सकती है, या मुलायम होते हैं, या खुरदरा होता है, सख्त, चिपचिपा या भुरभुरा होता है। दूसरा हमारा प्रश्न है, अगर मुझे इन चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका हमारे पाठ में ये बात कहती है। ऊपर रेखांकित संज्ञाएं क्रमशः
किसी भाव और किसी की विशेषता के बारे में बता रही हैं। खुशी, सुंदरता, इनको आप देख सकते हैं, रेखांकित है, इनके नीचे रेखा खींची गई है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक कहलाती हैं। गुण और भाव के अलावा भाववाचक संज्ञाओं का संबंध किसी की दशा और किसी कार्य से भी होता है। भाववाचक संज्ञा की पहचान ये है कि इससे जुड़े शब्दों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते हैं। आगे लिखी भाववाचक संज्ञाओं को पढ़ो और समझो। इनमें से कुछ शब्द संज्ञा और कुछ क्रिया से बने हैं, उन्हें भी पहचान कर लिखो। प्यारे बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं और 3 भेदों में भाववाचक संज्ञा क्या होती है आप अच्छे से जानते हैं, तो उसी के विषय में आपको ये प्रश्न दिया गया है। कुछ भाववाचक संज्ञाएं हमारे पास यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मिठास, बुढ़ापा, ताजगी, भूख, घबराहट, क्रोध, शांति, बहाव, मजदूरी, भोलापन, फुर्ती, एहसास। ये सभी भावों के नाम हैं। इनको हम महसूस कर सकते हैं, इनको देख और छू नहीं सकते हैं। इस प्रश्न को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा आपको दी गई है, उसमें से मूल शब्द आप अलग कर सकते हैं और साथ में विशेषण और क्रिया क्या है, किस रूप में है, उसको आप यहाँ पर बता सकते हैं। मिठास, मिठास किससे बना है? मीठा से बना है, ये मूल शब्द है। और मिठास क्या होती है? किसी की विशेषता होती है, ये विशेषण का कार्य करता है। भूख यानी भूखा मूल शब्द है, जब हम भूखे होते हैं तो भूख लगती है और ये भी विशेषण का काम करती है। शांति यानी जो शांत रहते हैं, मूल शब्द क्या है? शांत, और ये भी विशेषण होता है। भोलापन यानी भोला, ये भी विशेषण का कार्य करता है, किसी की विशेषता हो सकती है भोलापन। बुढ़ापा यानी बूढ़ा, ये भी विशेषण है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो यानी कि विशेष हमारे अंदर गुण आ जाता है बुढ़ापे का। घबराहट यानी घबराना, और ये क्या है? क्रिया, जब हम घबराते हैं तो ये हमारी क्रिया है, ये विशेषण नहीं होगा। बहाव यानी बहना, जब पानी बहता है तो कोई कार्य हो रहा है तो ये क्रिया का कार्य कर रहा है। फुर्ती यानी फुर्तीला, ये भी विशेषण है, कोई व्यक्ति फुर्तीला हो सकता है तो ये विशेषता बता रहा है। ताजगी यानी ताजा, ये भी विशेषण है। मजदूरी यानी मजदूर, ये हमारा संज्ञा है। एहसास यानी एहसास, महसूस करना, ये विशेषण है। तो इस तरह से भाववाचक जो संज्ञा होती है उनमें मूल शब्द होते हैं, और इनकी मूल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के बाद जो शब्द आता है या तो वो संज्ञा ही रहता है या विशेषण का कार्य कर सकता है या फिर क्रिया भी बन सकती है। यानी भाववाचक संज्ञाओं से हम विशेषण और क्रिया भी बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। उस बगीचे में आम, अमलतास, सेमल आदि तरह तरह के पेड़ थे। ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में रेखांकित शब्द देखने में मिलते जुलते हैं। आदि और आदि, आपने देखा आदि में द पे बड़ी की मात्रा है और एक आदि में छोटी की मात्रा है, पर उनके अर्थ भिन्न हैं। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, वाक्य बनाकर उनका अर्थ स्पष्ट करो। सुनने में हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन जब इनके अर्थ को देखते हैं तो अर्थ में क्या है? भिन्नता है, अर्थ अलग अलग हैं। ऐसे कुछ और शब्द भी आपको दिए गए हैं, जैसे अवधि, अवधि। यहाँ 2 शब्द है, सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, आपको बताना है वाक्य में प्रयोग करके। इसी प्रकार मैं, मेल, मैल, और, दिन, दीन, सिल, शील। इस तरह से सुनने में एक जैसे लगते हैं, मात्राओं का अंतर है और दोनों के अर्थ में भी अंतर है। आइए वाक्य में प्रयोग करके इनके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। अवधि होता है समय अंतराल। यह प्रश्न पत्र पूरा करने की अवधि 3 घंटे है, यानी 3 घंटे में हमें ये प्रश्न पत्र पूरा करना है। तो अवधि क्या होता है? समय अंतराल। अवधि बड़ी की मात्रा है। अवध क्षेत्र में अवधी भाषा बोली जाती है। अवधि किसका नाम है? भाषा का नाम है। तो दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग। मैं, सुमन से मेरी मुलाकात बगीचे में हुई। किसी के अंदर, में यानी बात की जा रही है किसी के अंदर, जैसे घर में जाना, किसी बर्तन में कुछ डालना। तो में क्या है? अंदर के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो सुमन से मेरी मुलाकात कहाँ पर हुई है? बगीचे में। मैं यानी अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं दिल्ली का निवासी हूँ। मेल, मित्रों को आपस में मेल से रहना चाहिए। मेल यानी मेल जोल, मेल मिलाप। मैल, इस साबुन से कपड़े में मैल नहीं रहेगी। मैल आप सभी जानते हैं। और यानी तरफ, ये रास्ता मेरे घर की ओर जाता है, मेरे घर की तरफ जाता है। और जहाँ पर औ आता है तो और जो है वो हमारा क्या होता है? 2 शब्दों को या 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। राम और श्याम भाई है, यानी दोनों की बात की जा रही है, दोनों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं? राम और श्याम के बीच में एक मात्रा वाला ओ लगा देते हैं, जो कि गलत है। और क्या होता है? किसी की तरफ जाना। और क्या होता है? दोनों के बीच में हम जोड़ने का काम करते हैं। दिन, आज दिन बड़ा सुहाना है। दीन, दीन यानी दुखी, गरीब, परेशान। हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। सिल,
माँ सिल पर मसाला पीस रही है। सिल होता है, पत्थर होता है जिस पर मसाला पीसा जाता है। और दूसरा शब्द है शील। शील स्वभाव के लोग सबको अच्छे लगते हैं। शील स्वभाव यानी अच्छा स्वभाव। इस तरीके से दो शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। काफ़ी बार आप लोग क्या करते हैं, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, तो बहुत सारे बच्चे इसमें भी एक मात्रा लगा देते हैं। तो जब हम अपनी बात करते हैं तो म हमारा दो मात्रा के साथ आता है और बिंदु भी लगता है। और किसी के अंदर की जब बात करते हैं, घर के अंदर या किसी बर्तन में पानी डालना है, तो जो में होता है उसमें एक मात्रा लगती है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है। जब भी हम अपने शब्दों को लिखते हैं तो उनका अर्थ सही होना चाहिए, मात्राएं सही होनी चाहिए, तभी हम शुद्ध भाषा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बड़ा मज़ेदार दिखाई दे रहा है। एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में तुम्हारी पहली नज़र कहाँ जाती है? प्यारे बच्चों, ये सभी का अपना अलग अलग उत्तर होगा इसमें, क्योंकि जैसे ही आप इस तस्वीर को देखते हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप पेड़ों को देख रहे हैं या आसमान को देख रहे हैं या किसी कपड़े को देख रहे हैं जो सुखाए गए हैं, या फिर एक स्कूटर वाला आदमी भी आपको दिखाई दे रहा है, एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है। तो पहली नज़र आपकी कहाँ जाती है, ये आपने खुद करना है। इसी चित्र से संबंधित कुछ और सवाल भी आपसे पूछे गए हैं। गली में क्या क्या चीज़ें हैं? अब आपको सारी चीज़ें ध्यान से देखनी और उनका नाम लिखना है। इस गली में हमें कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई देती होंगी? तो आप देख सकते हैं आसपास कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे आवाज़ें आती होंगी। सुबह के वक्त क्या सुन सकते हैं, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त या रात के वक्त? आपने अनुमान लगाना है और बताना है। अलग अलग समय में ये गली कैसे बदलती होगी? ये तारें गली को कहाँ कहाँ से जोड़ती होंगी? ऊपर तारे आप देख सकते हैं। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? आपने चित्र को ध्यान से देखना है, अपनी कल्पना की उड़ान भरनी है और अनुमान लगाना है और उसी के आधार पर सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो हर बच्चे की कल्पना अलग होती है, हर बच्चे का अनुमान अलग होता है, तो इसका उत्तर आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। गली में क्या क्या चीज़ें हैं, इसके लिए आप इस तरह से लिख सकते हैं। जो भी आपको गली में दिखाई देता है, गली में एक स्कूटर पर बैठा आदमी है, साइकिल लेकर खड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, गली के एक और कुछ दुकानें हैं, दुकान की तरफ मुंह करके एक व्यक्ति खड़ा है, दुकानों की ऊपर की मंजिलों की बालकनी से कपड़े लटक रहे हैं, गली की दूसरी ओर कुछ साइकिलें और मोटरसाइकिल खड़ी हैं, एक ऑटो रिक्शा भी खड़ा है। इस तरह से जो जो आपको दिखाई दे रहा है आप लिख सकते हैं। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त और रात के वक्त गली से कैसी कैसी आवाज़ें आ सकती है, इसके बारे में भी आप अनुमान लगा सकते हैं। सुबह किस किस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं, दोपहर के समय क्या क्या होता है, आप भी घरों में रहते हैं, आपकी भी आसपास ऐसी गली होती है, तो किस तरह की आवाज़ें आप सुनते हैं। अलग अलग समय में गली कैसे बदलती होगी? गली तो वही है, गली में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन आने जाने वाले लोगों में बदलाव आ जाता है। सुबह के समय अलग प्रकार के लोग आ सकते हैं, शाम दोपहर में अलग तरह के लोग आ सकते हैं। ये तारें गली को कहाँ कहाँ जोड़ती हैं? बिजली की तारें गली को ट्रांसफार्मर से जोड़ती होंगी, टेलीफोन की तारें दूर स्थित मुख्य दूरभाष बक्से से जुड़ी होंगी, केबल की तारें किसी टीवी टावर से जुड़ी होंगी। इस तरह से आप इनका उत्तर लिख सकते हैं। साइकिल वाला कहाँ से आकर कहाँ जा रहा होगा? तो आप अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है साइकिल वाला अपने घर से आकर अपने कार्यालय, अपने दफ्तर जा रहा होगा या कहीं दुकान पर जा रहा होगा। कुछ भी अनुमान लगाकर आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। और अंत में सुनना और देखना, आप अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। एनसीईआरटी द्वारा निर्मित श्रव्य कार्यक्रम हेलेन केलर को आप सुन सकते हैं, उनके बारे में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी ने बनाया है। और सई परांजपे द्वारा निर्देशित फिल्म स्पर्श आप देख सकते हैं। स्पर्श को देखने के बाद आपको अंदाजा लग सकता है कि किस तरह से जो देख नहीं पाते हैं वो कैसे स्पर्श के माध्यम से पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीज़ों को अनुभव करते हैं। तो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं और आप यहाँ पर कार्यक्रम को सुन सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने सभी अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी और साथ में आपको समझ आए होंगे। और अंत में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप इनके उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइए। पहला प्रश्न है, जो देखकर भी नहीं देखते पाठ के लेखक कौन है? 4 उत्तर हैं आपके पास, चारों में से एक सही है, आपको सही उत्तर बताना है। हेलेन केलर प्रकृति की चीज़ों को किस प्रकार पहचानती थी? देखकर, सूंघकर, छूकर, दूसरों से उसका वर्णन सुनकर। आपको बताना है। अगला प्रश्न है, लेखिका को किसमें आनंद मिलता है? लोगों से बात करने में, प्रकृति को निहारने में, फूलों की पंखुड़ियों को छूने और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में। आपको अपना सही उत्तर बताना है। पाठ के अनुसार लेखिका किसके स्वर पर मंत्रमुग्ध हो जाती है? किसकी आवाज़ उसको इतनी मीठी लगती है? कोयल की, मैना की, मोर के या चिड़िया की? और अंतिम प्रश्न पूछा गया है आपसे,
इनमें किस पेड़ की छाल चिकनी होती है? चीड़, भोजपत्र, पीपल या बरगद? प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अच्छे से जानते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मैसेज करके इन प्रश्नों के उत्तर मुझे ज़रूर बताएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने आसपास की चीज़ों को और ध्यान से देखिए और ध्यान से महसूस कीजिए, ताकि कोई हमें ये ना कह सके कि देख कर भी हम नहीं देखते हैं। और जो देख नहीं पाते हैं उनकी हमें मदद करनी है, उनका हमें मजाक नहीं बनाना है, उनके प्रति हमें संवेदनशील बनना है। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।